पहला प्रश्न दिया हुआ दोस्तों कि 1922 में डाट डाट के द्वारा कहा गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, यानी किसके द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था। तो साथियों जो सही जवाब होगा, यह स्टेटमेंट दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, यानी इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका बी। अब देखिएगा, वर्ष 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था कि भारतीय संविधान जो होगा वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। इसी क्रम में 1924 को लेकर के आपसे एक प्रश्न पूछता है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सबसे पहले ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग रखी गई। तब आपका जवाब होगा मोतीलाल नेहरू। और ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किया गया था। तब आपका जवाब होता है M.N. राय। वर्ष 1934 में इनके द्वारा संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यूपीएसआई में 21 नवंबर 2021 को पूछा गया था कि भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, एसआई का ही क्वेश्चन है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था पहली बार विचार प्रस्तुत किया गया था M.N. राय के द्वारा, यानी डी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। अब देखिए दोस्तों, जो M.N. राय थे इनका पूरा नाम मानवेंद्र नाथ राय था और यह एक वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। इनके द्वारा वर्ष 1934 में पहली बार संविधान सभा के गठन का विचार रखा गया था। यही M.N. राय हैं जिनके द्वारा 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया गया था। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 1939 में अलग हो जाते हैं। इसी दरमियान 1939 के आसपास गांधी जी भी अलग हो जाते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। लेकिन हमें याद रखना होगा M.N. राय के द्वारा रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया गया 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होने के बाद। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर इन सारे बातों का ध्यान रखिएगा। अगला, भारतीय संविधान सभा के बारे में ब्रिटिश विधि शास्त्री डाट डाट के द्वारा कहा गया कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। मतलब किसने यह स्टेटमेंट दिया कि जो संविधान सभा है वह पूरी तरह से कांग्रेस है और जो कांग्रेस है वह क्या है, भारत है। तो याद रखिएगा, यह स्टेटमेंट दिया गया था जी ऑस्टिन के द्वारा, यानी ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा। सही जवाब आपका हो जाएगा प्रश्न का ए, यानी पहला। यहाँ पर आप इसको देखिएगा दोस्तों, ग्रेविन ऑस्टिन ने क्या कहा कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। मतलब कि एक दल चल रहा था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और यह सिर्फ और सिर्फ एक दल का ही निकाय है। ऐसा सभा ही कांग्रेस है, ठीक है, और कांग्रेसी भारत है, ऐसा ग्रेविन ऑस्टिन ने कहा। जबकि संविधान सभा के बारे में लॉर्ड विस्काउंट ने एक स्टेटमेंट दिया था कि यह एक हिंदुओं का निकाय है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। जबकि विंस्टन चर्चिल कहते हैं कि संविधान सभा ने भारत के लिए केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है, खास करके हिंदुओं को डिनोट करते हुए इन्होंने ये बात कहा था। और हिंदुओं में इस समय कई लोग शामिल हैं, इस बात को ध्यान रखना कि विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा, याद रखना, संविधान सभा ने भारत के लिए एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। इन तीनों स्टेटमेंट को याद रखना। अगला प्रश्न साथियों, भारत का संविधान द्वारा प्रारूपित किया गया था। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल हस्तांतरणीय मत के द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? मतलब जब कैबिनेट मिशन प्लान ने बताया था तो उस समय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? और यह यूपीएसआई का मुझे लगता है 2017 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा होगा। तो सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का दोस्तों ए, यानी पहला वाला ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, करेक्ट जवाब। थोड़ी बातें आप ध्यान से सुनिएगा। आप लोग जानते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आया था और इसी के तहत नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। तो जब कैबिनेट मिशन योजना आया तो कैबिनेट मिशन ने कुछ प्रावधान रखा। क्या कहा इसने कहा कि संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा, जिस समय ब्रिटिश भारत में आए हैं उस समय 3 क्षेत्र हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र जो ब्रिटिश का जो क्षेत्र है, जहाँ पे ब्रिटिश के अधिपत्य रहे, यानी ब्रिटिश के शासन रहे, ब्रिटिश के गवर्नर हैं, वो वाला क्षेत्र था। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्षेत्र है दोस्तों वह अभी राजे रजवाड़े लोग रहते हैं यहाँ पर, राजा महाराजा। और तीसरा क्षेत्र था जो अन्य क्षेत्र में आते थे। ये 3 क्षेत्र थे। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन ने कहा था कि इन तीनों क्षेत्र से टोटल जो मेंबर आने चाहिए उनकी संख्या होनी चाहिए 389। कितनी? 389 होनी चाहिए। ठीक है,
तो इन 389 में भी इसने डिवाइड कर दिया, कल जैसा कि हमने आपको बताया था कहाँ कहाँ प्रांत है, कहाँ कहाँ युक्त थे, ठीक है। तो इसने कहा कि जो ये 389 है, इनमें से 296 सीट, कितनी, 296 सीट ब्रिटिश भारत से आएगा, ठीक है, चलो 296 हो गया। और 93 सीट जो है वो देसी रियासत से आएगा, ठीक है। इसमें अलग वालों के लिए कुछ प्रावधान अभी नहीं किया गया, तो इन्होंने कहा कि 93 सीट जो है वह जो है देसी रियासत से आएगा, जहां राजा रजवाड़े लोग रह रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। मान लीजिए यह ब्रिटिश भारत है जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ये मान लीजिए ब्रिटिश भारत है ये वाला। तो इन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश भारत के जो 296 सीट दिए गए ना, इसको भी दो पार्ट में आप बांट दो। इस 296 को ना दो पार्ट में बांट दो, क्योंकि दो तरह के एरिया इसमें थे। एक एरिया जहां पर गवर्नर रहते थे, ऐसे कुल 11 प्रांत थे जहां पर गवर्नर रहते थे। ऐसे 4 प्रांत थे जहां पर आयुक्त नियुक्त कहे गए थे। तो इन्होंने कहा कि 292 सीटों पर जो गवर्नर लोग हैं ना, ये लोग चुनाव करेंगे, और 4 सीटों पर जो 4 प्रांतों के मुक्त आयुक्त हैं वो लोग चुनाव करेंगे। बात समझिएगा चीजों को, ठीक है। अच्छा, पर अगर इसको आप याद नहीं रखते तभी भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन 296 ब्रिटिश भारत को दिया गया, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब सुनिएगा सीटों का आवंटन कैसे किया गया। तो जैसे आज के समय में क्या आता है ना, जनसंख्या के अनुपात के आधार पर। कैसे, जनसंख्या के अनुपात के आधार पर, मतलब कि एक प्रांत में अगर 10 लाख लोग हैं तो उन 10 लाख लोगों में से एक सीट दिया गया, यानी 10 लाख लोगों पर एक सीट रखा गया। अब किसी किसी प्रांत में मान लीजिए 50 लाख लोग हैं, तो उस प्रांत से कितनी सीटें हैं, 5 सीटें। अगर 1 करोड़ लोग हैं तो मतलब वहां से, मतलब 100 लाख हैं तो मतलब वहां पर 10 सीटें। बात समझ रहे हैं, इस तरह से किया गया, ठीक है। अच्छा, 1946 में 296 सीटों पर चुनाव हुआ। अब आप कहोगे सर 296 पर ही क्यों, बाकी के 93 लोग कहाँ गए। दोस्तों, जो राजे रजवाड़े थे यानी जो देसी रियासत के लोग थे, यह चुनाव में शामिल नहीं हुए, क्योंकि इन्होंने कहा कि हम संविधान सभा से अलग रहेंगे, हम इसमें शामिल नहीं होंगे। इसी कारण से 296 सीटों पर चुनाव होता है। अब इन 296 का जब रिजल्ट निकलता है दोस्तों, तो इसमें 208 सीटें अकेले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिल जाती हैं, मुस्लिम लीग को मिल जाती हैं पूरी की पूरी 73 सीटें, और अन्य जो छोटे समूह शामिल होते हैं इनको मिल जाती हैं 15 सीटें, ठीक है। इसी के बाद आप जानते हैं अगला कहानी आ जाता है दोस्तों, माउंटबेटन स्कीम वगैरह, भारत का विभाजन हो जाता है, ठीक है। अब सुनिए, संविधान सभा तो बन गया, चुनाव तो हो गया, अब इसकी बैठक की बात है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है नवंबर 2021 में यूपीएसआई ने कि नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बार बैठक कब आयोजित की गई थी। तो भैया पहली बैठक संविधान सभा की आप जानते हैं 9 दिसंबर 1946 को होता है। कब होता है, 9 दिसंबर 1946 को, यानी करेक्ट आंसर आपका प्रश्न का कौन सा होगा, सी वाला। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, नई दिल्ली में पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। और इस पहली बैठक में सबसे वरिष्ठ नेता थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। फ्रांस में वरिष्ठता के आधार पर ऐसे किया जाता था, तो हमने फ्रांस का कॉन्सेप्ट लेकर के वरिष्ठता के आधार पर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया। लेकिन इसी के 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाते हैं, इसको थोड़ा याद रखिएगा। फिर इसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया या उद्देश्य संकल्प रखा गया। तो ये भी क्वेश्चन यूपीएसआई ने बार बार पूछा हुआ कि कब रखा गया, तो गाइज 13 दिसंबर 1946, इसको आप याद रखिएगा। अब उद्देश्य जो संकल्प है इनका, यह पूरा संविधान बन जाने के बाद अंतिम रूप से इसे स्वीकार किया जाएगा। आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस सब डेटा को याद रखना। देखो, ये क्वेश्चन ही एसआई ने पूछ रखा 25 नवंबर 2021 को कि भाई संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य संकल्प को कब स्वीकृत किया गया था। तो गाइज याद रखना, अंतिम रूप से 22 जनवरी 1947 को। कब, 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी तीसरा हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट काम है आपको ध्यान रखना होगा, जैसे मई 1949 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया है, ठीक है। यह काम संविधान सभा ने किया। दूसरा, 22 जुलाई 1947 को इसने राष्ट्रीय ध्वज अपनाया, जबकि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत अपनाया है। सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को जब इसकी 12वीं और अंतिम संविधान सभा की बैठक होती है,
तो उस दरमियान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति, यहाँ देखो प्रधानमंत्री लिखा है, राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। इस बात को याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री संविधान सभा नहीं चुनती है, इस बात को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। अगला, निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी कि किसी व्यक्ति के अधिकारों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए, न्याय और अन्याय, जिसे संविधान मसौदा समिति द्वारा स्वीकार किया गया था। दोस्तों, ये जो काम किया गया था वह सर वी.एन. राव के द्वारा किया गया था, जो कि संवैधानिक सलाहकार थे। तो सही जवाब हो जाएगा ए, आपका सही जवाब। देखिए, सबसे पहले भारतीय संविधान के लिए संवैधानिक सलाहकार चुना गया था वी.एन. राव को, ठीक है। और वी.एन. राव के द्वारा दोस्तों सबसे पहले अक्टूबर 1947 को भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सौंपा गया संविधान सभा को, ठीक है, जिसमें कुल 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियां थी। और इसी दरमियान वी.एन. राव ने यह भी स्टेटमेंट दिया कि किसी व्यक्ति के अधिकारों को दो श्रेणी में रखा जाना चाहिए, न्याय और अन्याय की श्रेणी में, ठीक। आगे, भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित किया गया, संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है। हाँ, इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए कुल कितनी समितियां थी, मतलब कितनी समितियां बनाई गई थी। तो दोस्तों प्रमुखतः कुल 13 समितियां बनाई गई थी। दिसंबर 2017 का एक क्वेश्चन है यूपीएसआई का, ठीक है। तो याद रखेंगे कुल 13 समितियां बनाई गई थी। तो सही जवाब आपका हो जाएगा इस प्रश्न का सी, यानी तीसरा। देखिए, आपको पता होगा कैबिनेट मिशन योजना 24 मार्च 1946 को भारत में आता है, दिल्ली में आता है। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष हैं, स्टीफर्ट क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर इसके अन्य सदस्य हैं। और इसी मिशन के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया जाता है। संविधान सभा की कुल प्रमुख 13 समितियां थी, ठीक है। 8 सबसे महत्वपूर्ण समितियां थी और कुछ अन्य समितियां भी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करिए और नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन करिए। देखिए, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आज याद रखना, संचालन का काम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था। तो भैया ए का चौथा सिर्फ और सिर्फ इस विकल्प में है, इसी कार्ड से सी हो जाएगा आपका सही जवाब। लेकिन अन्य को भी आप देख लेते हैं। आवास समिति बी पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, कौन थे? वी पट्टाभी सीतारमैया थे, पी सीतारमैया जिसे आप कहते हैं। तो बी का हो जाएगा दूसरा। चलो ये भी आपका सही है। प्रत्यय पत्र संबंधित समिति, इसके अध्यक्ष अल्लादे कृष्णा स्वामी अय्यर साहब थी। तो सी का तीसरा हो जाएगा। कार्य संचालन समिति कौन देख रहे हैं? के.एम. मुंशी साहब देख रहे हैं। तो बिल्कुल सही है, यानी सी हो जाएगा आपका इस प्रश्न का राइट आंसर। इसे आप लोग हमेशा स्मरण रखिएगा। प्रक्रिया विषयक जो नियम समिति बना था, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। वित्त एवं स्टाफ जो वहां लोग हैं, उन सबके लिए समिति बनी थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष हैं। प्रत्यय पत्र संबंधित समिति अल्लादे कृष्णा स्वामी अय्यर इसके अध्यक्ष हैं। आवास समिति वी पट्टाभी सीतारमैया इसके अध्यक्ष थे। कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी इसके अध्यक्ष हैं। तो गाइस इन सबको प्लीज आप लोग याद रखना, किसी को भी मत भूलना, खास करके इन दोनों लोग को तो कतई मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष हैं? तो गाइस ये कि और भी याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। झंडा समिति के भी अध्यक्ष हैं, इनको भी आप याद रख सकते हैं। तो ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, ठीक। कुछ और समितियां बनी थी, कुल 13 थी, तो इनको भी आप याद रखना। जैसे राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यकरण से संबंधित समिति थी जीवी गणेश वसुदेव मावलंकर साहब। राज्यों से संबंधित जो समिति बनी थी दोस्तों, वह जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित जो सलाहकार समिति बनी थी, वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको कतई मत भूलना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर इनमें से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है? पहला, संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र काम होता है। जब एक बार संविधान अस्तित्व में आ जाता है तो संविधान सभा जनरली बंद कर जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों, क्योंकि संविधान सभा इसीलिए बनाया जाता है कि आप जो है संविधान का एक मसौदा, एक प्रारूप आप तैयार करें, और जब यह प्रारूप बन करके तैयार हो जाता है तो वह संविधान सभा पूरी तरह से क्या होती है?
भंग कर दी जाती है, खत्म कर दी जाती है। ऐसा भारत में भी किया गया था। 1950 24 जनवरी 1950 को अंतिम रूप से इसकी बैठक होती है और इसके बाद यह संविधान सभा पूरी तरह से तब्दील कर दी जाती है अंतरिम सरकार में। ठीक है, मतलब अंतरिम सरकार के रूप में ये बन जाती है, तो खत्म कर दिया जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही थे, सी हो जाएगा पहला और दूसरा। और यह आप देख सकते हैं दिसंबर 2017 का एसआई का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा सही होगा? प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों के द्वारा किया जाना था। मतलब जैसे मान लीजिए मुस्लिम है तो मुस्लिम समुदाय का जो चुनाव होना है दोस्तों, वह किसके द्वारा होना है? तो वह मुस्लिम सदस्य के द्वारा होना था। ठीक है, सिख समुदाय का जो था वो किसके द्वारा होना था? तो वह सिख के द्वारा ही होना था। इसी तरह से हिंदू, जिसमें मुस्लिम और सिख को छोड़कर सारे लोग आते थे, इनका जो है इनके द्वारा होना था। ऐसा देसी रियासतों का, जो देसी रियासत थे राजे रजवाड़े, इनके प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों के द्वारा किया जाना था। मतलब वहां के जो राजे होंगे उसके द्वारा किया जाना था। तो आपको सिर्फ बता रहा भाई कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो गाइस दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर आपके करेक्ट थे, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट आपके सही है, याद रखिएगा सी। देखिए जैसा कि आपको पता है संविधान सभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव कैसे होगा? तो हर प्रांत और देसी रियासत जो भी थे उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन किया गया था। मोटे तौर पर प्रत्येक 10 लाख पर एक सीटें दी गई थी। ठीक है, अच्छा ब्रिटिश प्रांत, जो ब्रिटिश प्रांत था जिस पर हम लोगों ने चर्चा किया, कुल 15 प्रांत थे, 11 और 4 आपने देखा था। यहाँ जो आवंटित सीटें थी ना वो 3 पार्ट में डिवाइड थी। वो 3 प्रमुख समुदाय में बटे हुए थे। एक तो मुस्लिम समुदाय, सिख समुदाय और एक सामान्य जिसमें मुस्लिम और सिख को छोड़ करके सारे लोग आते थे। ठीक है, यहाँ पे क्या था, जो ब्रिटिश प्रांत के जो लोग थे ना इनका चुनाव कैसे हुआ? तो इस प्रांत में, ठीक है, समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव जो प्रांतीय असेंबली थी उस समुदाय के सदस्य के द्वारा उनका चुनाव किया गया था। ठीक है, इस बात को याद रखना। जबकि देसी रियासत के जो प्रतिनिधि थे, इन रियासत के जो प्रमुख हुआ करते हैं जैसे राजे रजवाड़े, इनके द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, कुछ प्रत्यक्ष रूप से तो कुछ अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हो रहा है। मतलब आज के तरीके से नहीं हो पाया था। ठीक है, अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे? जब वी.एन. राव के द्वारा प्रारूप रखा गया दोस्तों, पहला प्रारूप जब दिया गया तो उस प्रारूप को रीड करने के लिए, उसको समझने के लिए, पढ़ने के लिए एक कमेटी बनाई गई 29 अगस्त 1947 को, जिसका नाम था प्रारूप समिति। और इस समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, लेकिन इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। तो इस प्रकार से सही जवाब आपका हो जाएगा ए, यानी पहला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें शामिल नहीं। देखिए जो प्रारूप कमेटी थी ना वो कब बनी? तो मैंने आपसे बताया कि 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनाई जाती है और इस समिति में कुल 7 सदस्य हैं, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, तो ये इसके अध्यक्ष होते हैं। एन गोपाला स्वामी अय्यर साहब थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर साहब हैं, सैयद मोहम्मद सादुल्ला साहब थे, डॉक्टर के एम मुंशी, एन माधवराव और टी कृष्णामाचारी। ये कुल 7 सदस्य हैं। इनको आप लोग को याद रखना होगा क्योंकि जैसे भी क्वेश्चन मैंने पूछा ऐसे एसआई में पूछा जा सकता है। ठीक, अब देखिए होता है दोस्तों कि 1948 में एक व्यक्ति पहले थे टीपी खतान साहब, उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु होने के बाद जो कि प्रारूप समिति के सदस्य थे, कौन प्रारूप समिति में उनके स्थान पर शामिल होता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तब जाकर के टी कृष्णामाचारी इसके सदस्य बनते हैं। तो इस प्रकार से बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो वही अगर आपसे पूछेगा कि जब डीपी खेतान की मृत्यु हुई थी तब उनके स्थान पर प्रारूप समिति में कौन जमा हुआ था? तब आपका जवाब होगा टी कृष्णामाचारी। एक जन और बाद में शामिल हुए, एन माधवराव। दोस्तों बी.एल. मित्र, इनका थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब हो जाता है, मतलब ये बहुत ज्यादा स्वास्थ्य इनका डैमेज होता है, तो इन्होंने त्याग पत्र दे दिया है बी.एल. मित्र ने। उनके स्थान पर आते हैं एन माधवराव, तो इनको भी थोड़ा याद रखना, पेपर में घुमा के पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। प्रारूप समिति द्वारा भारतीय संविधान का पहला प्रारूप वर्ष 1948 में प्रकाशित किया गया। ठीक है, प्रारूप समिति द्वारा प्रारूप तैयार करने में कुल 141 बैठकों का आयोजन किया गया था। मतलब रीडिंग करने के लिए इत्यादि काम के लिए कुल 141 बैठक प्रारूप समिति ने करी थी 6 माह के अंदर। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, यहाँ दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। पूछा कौन सा सही है, तो दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ सही है, ए हो जाएगा प्रश्न का सही।
देखिए, आप जानते हैं वी.एन. राव के जो प्रारूप दिए गए उस पर चर्चा करने के लिए प्रारूप समिति बनी है। प्रारूप समिति ने मूल पाठ पर, संविधान का जो मूल पाठ था जिसे वी.एन. राव ने दिया था, इसके पर विचार करने के बाद 21 फरवरी 1948 को इसका पहला प्रकाशन करती है। और वी.एन. राव जानते हैं उन्होंने दिया था तो कम अनुच्छेद थे, लेकिन जब पहली बार प्रारूप समिति ने पहला प्रारूप जब भारतीय संविधान सभा के सामने रखा तो उसमें कुल 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, और समय दिया भीमराव अम्बेडकर साहब ने कि भाई आप 8 महीने के अंदर अब इस प्रारूप पर चर्चा करिए, बहस करिए, डिस्कस करिए। तो 8 महीने लगातार बहस किया गया दोस्तों। फरवरी से लगा करके 4 नवंबर 1948 को पूरी तरह से डिस्कशन करने के बाद, संशोधन करने के बाद फिर से इनके पास जाता है दोस्तों। ठीक है, और फिर यह क्या करते हैं, 4 नवंबर 1948 को फिर से, मतलब 21 फरवरी को पहले रखे थे, दूसरी बार फिर से रखते हैं 4 नवंबर 1948 को रखते हैं, अंतिम प्रारूप जो है संविधान सभा के सामने पेश करते हैं। लेकिन संविधान सभा उस पर भी रीडिंग लगाती है, तो 3 वाचन यानी 3 बार इस पर विचार विमर्श किया जाता है। 26 नवंबर 1949 तक, अब 1948 से 4 नवंबर 1948 से 26 नवंबर 1949 तक 3 बार वाचन किया जाएगा दोस्तों। 3 बार उस जो प्रारूप बनाया गया, ड्राफ्ट जो बनाया गया, उसको पढ़ा जाएगा संविधान सभा पर, उस पर विचार विमर्श होने वाला है। ठीक है, अब देखिए 26 नवंबर 1949 को जब भारतीय संविधान पूरी तरह से लागू होने वाला था तो लोगों ने, संविधान सभा के लोगों ने उस पर हस्ताक्षर किया। दोस्तों उस समय मौजूद थे कुल 284 सदस्य, तो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। आपसे पूछ रहा कि इनमें कुछ महिलाएं भी शामिल थी, इनमें से कौन कौन सी महिलाएं प्रमुख है जो शामिल थी? सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख। तो दोस्तों जब हस्ताक्षर किया जा रहा था तो उस समय कुल 8 महिलाएं शामिल हैं, जिनमें से ये 3 प्रमुख महिलाओं का नाम आपको याद रखना होगा। इस प्रकार से डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता और दुर्गाबाई देशमुख जैसी महिलाएं इसमें शामिल थी। जैसा कि हमने आपसे कहा कि 3 वाचन किया जाता है। पहला जो वाचन होता है 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, यानी 5 दिन का एक साधारण सा वाचन होता है, साधारण सी रीडिंग, हल्के निगाह में इसको पढ़ा जाता है। लेकिन दूसरा वाचन काफी टाइम लेता है दोस्तों, 15 नवंबर 1948। आप सोचिएगा पूरे 1 साल का समय लग जाएगा, क्योंकि 17 अक्टूबर आ चुका है 1949, मतलब कि आप समझिए 11 महीने। ठीक है, 2 वर्ष से 11 माह 18 माह जो पढ़ते हैं ना, 2 वर्ष से 11 माह 18 दिन, वो यही है दोस्तों। दूसरे वाचन में आप सोचिए 11 माह का समय लग गया, और इस दरम्यान कुल 7,653 संशोधन आए, और इनमें से दोस्तों कुल 2,473 संशोधनों पर चर्चा किया जाता है। तो इसको थोड़ा याद रखना, डाटा आपसे पूछा जा सकता है। जबकि तीसरा वाचन दोस्तों यह फिर नवंबर में होता है, 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक, क्योंकि दूसरे वाचन में ही लगभग सारा सब कुछ कंप्लीट कर लिया जाता है। तीसरा वाचन तो बस सिर्फ नाम मात्र का वाचन रह जाता है। ठीक है, और 26 नवंबर 1949 को दोस्तों जब इस पर हस्ताक्षर किया गया तो उस समय कुल 284 सदस्य उपस्थित थे, जिनमें कुल 8 महिला सदस्य भी थी। सरोजिनी नायडू हो गई, हंसा मेहता, दुर्गाबाई, इन लोगों ने अंतिम प्रारूप पर हस्ताक्षर किया हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन यूपीएसआई ने पूछ रखी है कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो आप जानते हैं दोस्तों भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, यानी सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। और यह आपके यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन है। देखिए जब तीसरा वाचन हुआ दोस्तों तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा के द्वारा निर्मित संविधान को एक्सेप्ट करने का, ठीक है, इन्हें पारित करने का प्रस्ताव रखा गया, और अंततः दोस्तों 26 नवंबर 1949 को यह प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा पारित कर दिया गया, और 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा द्वारा, किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। ये भी क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछता है कि भारतीय संविधान को किसके द्वारा अंगीकृत किया गया, तो संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया। और इस समय दोस्तों यानी 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग शामिल थे। इसी दरमियान दोस्तों संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को, इसकी यह 12वीं बैठक होती है, और इसी बैठक के दौरान दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बनाए जाते हैं, और इसी बैठक के बाद जो हमारी संविधान सभा है वह भंग करके दोस्तों अंतरिम संसद में तब्दील कर दी जाती है, बदल दी जाती है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं संविधान सभा का काम सिर्फ संविधान का मसौदा तैयार करना था, और उसके बाद संविधान सभा को खत्म कर दिया जाता है दोस्तों। अब आता है, अब थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे संविधान की प्रस्तावना पर। यह प्रश्न मित्रों यूपीएसआई का ही पूछा हुआ 2021 का, कि प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान
अपना अधिकार किससे प्राप्त करती है? तो प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान भारत की जनता के द्वारा अपना अधिकार प्राप्त करती है, यानी भारतीय संविधान भारत की जनता के द्वारा अपना अधिकार प्राप्त करती है। ए हो जाएगा प्रश्न का सही। ध्यान से सुनेंगे थोड़ी देर मित्रों। प्रस्तावना में हमें 4 मूल तत्व दिखाई देते हैं। सबसे पहला, संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है? दोस्तों, जो प्रस्तावना है ये कहता है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अभिगृहित करता है, यानी जो हमारा संविधान है वह भारत के लोगों से शक्ति प्राप्त करता है। दूसरा, ये भारत की प्रकृति को बताता है कि आखिर में भारत की प्रकृति कैसी होती है। तो संविधान की प्रस्तावना कहता है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। देखिए, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान की प्रस्तावना में वर्णित भारत की प्रकृति में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? कि यह एक संप्रभु देश है, यह एक सामाजिक देश है, समाजवादी देश है, यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ऐसे करके आपसे क्वेश्चन बजा के पेपर में पूछेगा। तो या ऐसे कह सकता है कि संविधान की प्रस्तावना में वर्णित भारत की प्रकृति में शामिल है संप्रभु, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक। इस तरह से शब्द आपके पेपर में दिए जा सकते हैं। ठीक है। संविधान का उद्देश्य क्या है, ये भी हमारी प्रस्तावना में लिखा हुआ। तो संविधान का उद्देश्य क्या है? प्रस्तावना कहता है कि भारतीय संविधान का उद्देश्य है न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व। ये संविधान के हमारे मूल उद्देश्य हैं, यानी सबको न्याय मिले, सबको स्वतंत्रता अच्छे से हो, सब में समता हो, बंधुत्व, भाईचारे की भावना को बढ़ावा मिले। ये हमारे संविधान का मेन उद्देश्य है। और प्रस्तावना में वर्णित दोस्तों संविधान के लागू होने की तिथि, और इसमें लिखा है कि यह संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू होता है। ठीक है। तो ये 4 बातें इसके बारे में आपको ध्यान रखना। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग यह दर्शाने के लिए किया गया कि भारत में एक राष्ट्र का निर्वाचित प्रमुख होता है? ये कहां पर आपको देखिएगा दोस्तों? तो याद रखिएगा, गण राज्य। गण राज्य का मतलब होता है कि यहाँ पर एक गणतंत्र, लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो इस प्रकार से डी हो जाएगा आपका सही जवाब, यानी चौथा होगा राइट आंसर। अब ध्यान देखिए दोस्तों, जो एक गणराज्य होता है, ठीक है, लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था जो होता है दोस्तों, वह दरअसल 2 तरह के होता है। एक तो राजशाही होता है, एक तो गणतंत्रात्मक, यानी एक राजशाही लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था होता है, एक गणतंत्र लोकतांत्रिक व्यवस्था होता है। जो राजशाही लोकतंत्रात्मक व्यवस्था होती है, इसमें दोस्तों क्या होता है कि राज्य का प्रमुख राजा या फिर रानी होते हैं और उत्तराधिकार के माध्यम से यह अपने पद पर आसीन होते हैं। मतलब इनका ना कोई निर्वाचन होता है, ना इनका चुनाव होता है, राजा का लड़का ही राजा यहाँ पर बनता है। जैसे हमारे ब्रिटेन में है लोकतांत्रिक व्यवस्था। जबकि दूसरा जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का रूप है दोस्तों, वह है गणतंत्रात्मक लोकतांत्रिक व्यवस्था। इसमें क्या होता है कि राज्य का जो प्रमुख होता है वो या तो प्रत्यक्ष रूप से या तो अप्रत्यक्ष रूप से किसी निश्चित समय के लिए चुन करके आता है। जैसे भारत में हमारे महामहिम यानी माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी हैं। ठीक है। तो राष्ट्रपति जी 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, है ना। तो अमेरिका में क्या है? तो अमेरिका में लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। जबकि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो गणतंत्र लिखा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भारत का जो प्रमुख होता है, अर्थात जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, वह चुनाव के जरिए में सत्ता में आते हैं और समय इनका कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है। इसीलिए भारत के अंदर क्या है? गणतंत्रात्मक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो आपको समझ में आ गया होगा बातें। अगला, भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और शायद यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा भी गया है। दोस्तों, अब तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ 1 बार ही संशोधन किया गया। सी होगा आपका राइट। अब देखिए, आपको एक केस याद रखना होगा दोस्तों। केस था केशवानंद भारती मामला 1973। जब मैं आपको फंडामेंटल राइट पढ़ाऊंगा तो इस केस के बारे में बहुत आपको मैं डिटेल में लेकर चलूंगा, बट यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं है। तो केशवानंद भारती केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक है। प्रस्तावना क्या है? संविधान का भाग है और प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है ऐसा, लेकिन इसकी जो मूल विशेषता है यानी जो इसकी बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, दूसरे शब्दों में प्रस्तावना में निहित मूल विशेषताओं को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता है, ऐसा किस में कहा गया? तो केशवानंद भारती मामले में कहा गया। अन्य भागों में आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन मूल विशेषता में संशोधन आप नहीं कर सकते हैं। इस तरह से अब तक प्रस्तावना में केवल 1 बार यानी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ही संशोधन किया गया है।
जिसमें 3 नए शब्द हमारी प्रस्तावना में जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। तो बार बार ये क्वेश्चन में आपसे पूछेगा, इसको थोड़ा ध्यान रखना। अगला, उद्देशिका को डाट डाट के मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया था, यानी किस मामले में उद्देशिका को भारतीय इसका हिस्सा माना गया था दोस्तों। तो आप अभी आपने पढ़ा कि संविधान का पार्ट है, ऐसा केशवानंद भारती केस में किया गया था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी, यानी दूसरा। ठीक, देखिए दोस्तों, एक केस और हुआ था 1960 में, बेरूबाड़ी संघ का मामला था, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन यहीं पर केशवानंद भारती केस में माननीय उच्चतम न्यायालय अपनी पिछले दिए गए निर्णय को बदलते हुए कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो इन दोनों स्टेटमेंट को आपको ध्यान रखना होगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 26 नवंबर 1949 को गृहीत प्रस्तावना में नहीं था। तो गाइस, अखंडता शब्द यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो डी हो जाएगा आपका इस प्रश्न का सही जवाब, क्योंकि यह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ऐड किया गया। यह काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, याद रखना। किस अंग्रेज राजनीतिक वैज्ञानिक ने उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी कहा है? किसके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया दोस्तों? तो सर अर्नेस्ट बार्कर ने उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी कहा है। इस प्रकार से पहला होगा इस प्रश्न का सही। एक जन का और आपको याद रखना होगा दोस्तों, एम हिदायतुल्लाह, जो कि यहाँ पर न्यायाधीश रह चुके हैं। इन्होंने कहा कि प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो अमेरिका की स्वतंत्रता की जो घोषणा की गई थी उसके समान है, लेकिन यह एक घोषणा से भी ज्यादा है। यह हमारे संविधान की आत्मा है, जिसमें हमारे राजनीतिक तौर तरीकों को दर्शाया गया है। इसमें गंभीर संकल्पना शामिल है, जिन्हें एक क्रांति ही परिवर्तित कर सकती है। ऐसा स्टेटमेंट कौन दिया? तो एम हिदायतुल्लाह साहब ने ऐसा स्टेटमेंट प्रस्तावना के बारे में दिया है। अगला दोस्तों, के एम मुंशी द्वारा निम्नलिखित में से किसे हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली के रूप में परिभाषित किया गया है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, शायद यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा भी गया है दोस्तों। के एम मुंशी ने उद्देशिका के बारे में ये विचार रखा था। तो सही जवाब आपका हो जाएगा डी, यानी चौथा। यहाँ ध्यान देंगे, के एम मुंशी ने क्या कहा कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, जबकि अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर कहते हैं कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। जबकि दोस्तों एन ए पालकीवाला ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। तो प्लीज इनके स्टेटमेंट को याद रखें। अगला दोस्तों, एक प्रख्यात न्यायविद और संवैधानिक विशेषज्ञ एन ए पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, किसे कहा? अभी आप लोगों ने देखा उद्देशिका को। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है 2021 का। ठीक है। अगला दोस्तों, प्रस्तावना का कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत ना तो किसी अन्य राष्ट्र के अधीन है और ना ही उपनिवेश है, बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्र है? दोस्तों भारत क्या है? एक संप्रभु राष्ट्र है, यानी जो संप्रभु शब्द है इस प्रस्तावना में, यह इस बात को दर्शाता है। तो बी हो जाएगा सही जवाब। प्रस्तावना में लिखा है दोस्तों कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का उपनिवेश है, बल्कि यह एक स्वतंत्र राष्ट्र है। इसका मतलब कि अगर इंडिया चाहे तो वह किसी भी देश के कानून को माने, चाहे तो कानून को ना माने, कोई कुछ कर नहीं सकता। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी कुछ ऐसे वैश्विक स्तर की कुछ ऐसी संधियां हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिसे मानने के लिए भारत बाध्यकारी है, या अन्य देश भी भारत बाध्यकारी है। तो क्यों बाध्यकारी है? क्योंकि दोस्तों यह लोक हित में होती है, जो सबके लिए फायदेमंद होती है। इसके लिए हमें कुछ कानून, कुछ विधियां, कुछ नीति, कुछ और भी चीजों का पालन करना पड़ता है। ठीक है। तो इसका मतलब यह नहीं होता कि हमारी संप्रभुता का हनन हो रहा है, समझ रहे हैं? जैसे पापा की बात मानना, तो हमारी संप्रभुता का हनन तो नहीं हो रहा है। ठीक है। इसी क्रम में जब भारत 1945 में संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना, तो भारत को जाहिर सी बात है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा रखा गया। जो भी प्रावधान होगा, जो भी बातें होंगी, जो भी संधियां होंगी, जो समझौते होंगे, उसे मानना पड़ेगा। ठीक है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि भारत की संप्रभुता सीमित हो जा रही है या भारत की संप्रभुता ही समाप्त हो रही है, नहीं। वो चीज मानना होना है, क्योंकि उससे जन कल्याण की आशा जगी हुई है। ठीक है। तो इसको थोड़ा याद रखना ऐसे। ठीक है। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव होगा? विशेषाधिकार का अभाव का क्या मतलब होता है दोस्तों? इसका मतलब ये होता है, जो हमारे यहाँ समानता शब्द दिया गया, इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, इसके पास बहुत सारा रुपया है, 500 करोड़ है, और बी नाम का कोई व्यक्ति है जो कि बहुत ही क्या है, गरीब है दोस्तों। ठीक है।
तो हमारे संविधान ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करी है कि जो 500 वाला इसको कुछ विशेष अधिकार दे, समझ रहे, कुछ विशेष पावर दे, ऐसा नहीं कहा गया। इसी को बोलते हैं विशेषाधिकार का अभाव। तो हमारे संविधान में समानता शब्द लिख करके किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार नहीं देता है। संविधान हमारा सबको समान अधिकार देता है, इसीलिए हमारे संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया समानता, मतलब सबके साथ समान न्याय होगा, चाहे वो सामाजिक न्याय हो, चाहे वो आर्थिक न्याय हो, चाहे वो राजनीतिक न्याय हो, सबके लिए समान प्रकार का न्याय है। ठीक है, तो इसीलिए विशेषाधिकार का अभाव है, किसी पार्टिकुलर व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार नहीं दिया गया है। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस मुख्य शब्द का उल्लेख भारत के सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया? दोस्तों यहाँ पे जो शब्द है दोस्तों वह है बंधुत्व। बंधुत्व का प्रयोग हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है, जिसका आशय है कि सभी लोगों को समान भाईचारे बना करके रखना होगा। और आप जानते हैं भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 51A, ये भी 51 का क, ठीक है, जो मौलिक कर्तव्य है, और इसमें साफ साफ कहा गया है कि हर भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय या वर्ग विविधताओं से ऊपर उठ करके, ठीक है, भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करे। तो भाईचारे की भावना, बंधुत्व शब्द इसको इंडिकेट करता है, और यह है एसआई 2021 का क्वेश्चन। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रस्तावना में वर्णित निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मौलिक अधिकार के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? दोस्तों आप जानते हैं हमारे संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। इसका मतलब कि भारत के अंदर सभी धर्मों का समान रूप से संरक्षण होता है, सभी धर्मों को समान रूप से माना जाता है। और आप जानते हैं संविधान के भाग 3 में, फंडामेंटल राइट के भाग 3 में आर्टिकल 25 से 28 तक, कहां तक? आर्टिकल 25 से लगा करके 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है, यानी सभी लोगों को अपने धर्म को मानने की बात करी गई है। सभी लोग अपने धर्म को मान सकते हैं, अब स्वतंत्र है अपने धर्म को मानने के लिए। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द इसीलिए कहीं ना कहीं हमारी प्रस्तावना में जोड़ा गया है। ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, इससे अतिरिक्त हमारी प्रस्तावना से कुछ नहीं पूछा जाएगा। कल का जो हमारा टॉपिक होगा वह संविधान की विशेषताएं, और साथ साथ में संविधान में विहित जो स्त्रोत है प्रमुख देशों से लिए गए उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम लोग चर्चा करेंगे संघ और राज्य क्षेत्र की। ठीक है, तो आज कहा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात हमारी प्रस्तावना में की गई है। 3 प्रकार के न्याय, ये कहां से लिया गया दोस्तों? रूसी क्रांति से लिया गया। 1917 के रूसी क्रांति से भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा को लिया गया। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।